Assalamu alaikum, good morning. Good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. Abdullah क्या हुआ? अच्छा सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं इतनी शदीद तोताई रंग की टाई ढूंढ के लाया बड़ी मुश्किल से। उसमें से ढूंढना पड़ता है ना कि आज हुमा की क्या वार्डरोब है और वो कहीं गुम गई है। सो मैं लेके तो आया हूँ, या तो वो कहीं सड़क पे गिर गई है या फिर ऑफिस में अभी मैंने कुछ खोजी लगाए हुए हैं जो कि मेरी टाई की तलाश में जगह जगह पूछ रहे हैं लोगों से। और आपके साथ क्या हुआ है? आप क्या आज जुमा है, जुमेरात नहीं है? बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, लेकिन मैं बता नहीं सकती एग्जैक्टली। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 2 आवर्स किसी वक्त भी आप देख सकते हैं कि अब्दुल्ला की टाई जो है वो बरामद हो जाए और आप लगा लें उसको। करें मिल जाए। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विदाउट द टाई, बट यू नेवर नो। लेकिन सबसे खूबसूरती हमें बताया गया और हमें भी यही लगता है कि इस शो की जो भी हो रहा होता है ना, दुनिया में हो रहा होता है, हमारे साथ हो रहा होता है, वो आपके सामने होता है। सो वी डोंट प्रिटेंड एट ऑल। अब गलती हो गई है, एक टाई नहीं मिल रही, कहीं गिर गई होगी। वैसे अब्दुल्ला गिर गई होगी कोई गाड़ी से उतरते हुए, अगर वहां मेरा ये ख्याल है। मैंने सड़क पे भी किसी को भेजा हुआ है, हमारे एक दोस्त ने, कॉलीग हैं शहजाद, वो जरा ढूंढ रहे हैं अभी कि इधर उधर कहीं मिल जाए। मैंने उन्हें कहा कि लोगों से भी रोक रोक के पूछे। जुम्मे के दिन जियो का स्टाफ जो है ना, सम ऑफ द पीपल दे आर आउट लुकिंग फॉर अ टाई। सोचे जरा हमारे साथ क्या क्या हो जाता है। अच्छा जी, आज बहुत सी बातें हैं। एक वीडियो वायरल हुई है कल से ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, उस पर भी हम बात करेंगे कि अंग्रेजी आनी चाहिए लोगों को या उर्दू में ही मामला चल जाना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट। इफ यू हैव एनी ओपिनियंस ऑन दैट तो आप भी हमें ट्वीट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी लोग उस पे अपनी ओपिनियन का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अगर आप रह गए हैं तो आप @Jio Pakistan TV पे लिख के कीजिएगा। वी विल शेयर दैट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले हमने सोचा था कुछ और, फिर हमने सोचा कि नहीं, इस पे काफी बात हो गई तो बाद में बात करते हैं। तो अवैस की आवाज आपने सुनी ली थी, तो वो क्या मामला है, माजरा क्या है, ये हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये वाली फुटेज थी। बट एनीवे, ये सुन, इसके बारे में आगे बात करते हैं ना। इसके बारे में आगे बात करते हैं। इस पे हमने एक मेहमान को भी दावत दी है, उनसे भी उनकी ओपिनियन जानेंगे। शहजाद रॉय एक्चुअली विल बी जॉइनिंग अस टू टॉक ऑन दिस। और स्पेशली पर्टिकुलरली ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स है, या फिर क्या कह लें, इससे बहुत सी टर्म्स दी जा रही हैं, कॉलोनियल जहन, और अभी तक हम उसी सोच में हैं जिसमें हम 1857 से पहले थे, और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। मोर ऑन दैट लेटर ना, वरना तो अभी स्टार्ट हो जाएंगे। वी ऑल हैव आवर ओपिनियंस, बट फर्स्ट हमारी जो टॉप स्टोरी है उस पे सबसे पहले बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ नया कानून नाफिज हो गया है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का कानून भी तैयार हो रहा है। सूबाई वुज़रा ने कल ऐलान किया कि खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के कानून पर अमल शुरू हो गया है। जुर्म साबित होने पर 5 साल तक कैद की सज़ा दी हो सकती है और खवातीन अब खुद को महफूज समझेंगी इंशाअल्लाह। उसके तहत जो भी डोमेस्टिक वायलेंस में मुलविस होंगे उनको 5 साल तक सज़ा और बहुत बड़े जुर्माने देने पड़ेंगे। ये सूबाई हुकूमत की वज़ीर आला महमूद ख़ान की क़यादत में हमारी जो बेहतरीन टीम है उनकी बहुत बड़ी कारकर्दगी है। इसके अलावा महकमा सोशल वेलफेयर एक हेल्पलाइन का भी इजरा करेगी कि जिन लोगों को मसाइल पेश आएँ वो उस हेल्पलाइन को यूज़ कर सकते हैं। सूबाई वज़रा के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद रोकने का बिल भी असेंबली के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर तरमीमी बिल में तजवीज़ किया गया है कि बच्चों से ज़्यादती के मुलजिमों को सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जाए। फांसी के वक्त मुलजिम की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी जो हुकूमती मंजूरी के बाद आवाम को भी सुनाई जा सकेगी। ज़्यादती के मुजरिम कुदरती मौत तक जेल में रहेंगे। इस बिल पर बाज़ चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं, लेकिन असल मसला कुछ और है, और वो है कानून पर अमल करने का। और ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसे जराइम में सज़ा मिलने की शरह आटे में नमक से भी कम है, उसके बराबर भी नहीं है। असल जोर तो इस पर देना चाहिए कि मुजरिम सज़ा से बच ना पाए। बहुत से मामलात में सुलहनामे, राजी नामे हो जाते हैं, बहुत से मामलात में आदम शवाहिद की बिना पर मुलजमान छूट जाते हैं। और जाहिर है कि जब किसी का रेप हो रहा होता है या किसी के साथ ज़्यादती की जाती है तो आज सच एक टाइम पीरियड के बाद तो फॉरेंसिक शवाहिद भी नहीं मिल पाते। और आपको पता है ना कि कहा यह जाता है जब इस किस्म के क्राइम्स होते हैं एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी और इनको एक मिसाल बनाया जाएगा। ये सारे टर्म्स यूँ तो होते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसी मिसाली सजाएं या कोई ऐसा ओकेजन हो जहाँ हमने देखा हो कि बहुत कुछ कर लिया, नथिंग एट ऑल, कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं। तो लिहाजा इस किस्म की चीजें होना हैं। सर्कली ज़ैनब वाला मामला है जिसमें बहुत कम, वो आटे में नमक वाली वो उससे भी कम बात होगी, उससे भी कम। एग्जैक्टली मतलब वो लिटरली इस वक्त अगर
हम सर जोड़ के भी सोचे ना तो एक दो चीज़ें शायद याद आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं. एंड स्पेशली कंपैरिजन टू द केसेस जो होते हैं, आप सोच ही लें. इस वक्त हमें ज्वाइन किया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने. डॉक्टर साहब, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जिस नए कानून की हम बात कर रहे हैं उसका नफाज हो गया है. पहले तो ये बताएं कि इसमें नया क्या है, क्योंकि अभी हम यही सोच रहे हैं कि क्या नई चीज़ें इसमें पुराने कानून से कैसे मुख्तलिफ है. सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू तशद्दुद से उनको महफूज करना है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे वो इकनॉमिक अब्यूज़ हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो, चाहे वो फ़िज़िकल अब्यूज़ हो, चाहे कोई और क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो. इन सब से हमने अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को महफूज करना है. और उसके लिए हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी बना रहे हैं जिसको चेयर करेंगी उस डिस्ट्रिक्ट की सिटिंग एमपीए, फीमेल एमपीए, और अगर वो ना हो तो डिप्टी कमिश्नर उसको चेयर करेंगे. उसमें हमारे डीएचओ भी होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट खतीब भी होंगे, सिविल सोसाइटी से 2 लोग होंगे, वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन हैं वो भी होंगी, पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे. और दिस डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी इज़ बेसिकली गोइंग टू एक्ट एज अ ब्रिज between the service provider, between the complainant, between the government. चलें, होपफुली ये कमेटी जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एक तो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ज़रूरत से लोग हैं प्रॉबली, लेकिन लेट्स सी कि उनकी क्या इफेक्टिवनेस वक्त के साथ सामने आती है. लोगों की उतनी राय भी ज़्यादा हो जाती है. हाँ, आप ये बताइएगा सर हिशाम साहब कि मसला ये नहीं है कि कवानीन मौजूद नहीं है, उनका नफाज मसला है, इसलिए ख़वातीन महफूज नहीं रहती हैं. नए कानून का नफाज यकीनी बनाने के लिए क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं? जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनका नफाज यकीनी बनाने के लिए व्हाट आर यू अप टू? देखें जी, इम्प्लीमेंटेशन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो इम्प्लीमेंटेशन करें, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हमने इन्वॉल्व किए हैं. और जैसे कि अब गवर्नमेंट को आप देखें तो गवर्नमेंट एक हेल्पलाइन भी मुयस्सर करेगी. इसके अलावा औरतों में इस कानून की अवेयरनेस, उनके क्या हकूक़ हैं उनकी अवेयरनेस भी देगी. इसके अलावा मॉनिटरिंग भी करेगी. फिर आपका डिप्टी कमिश्नर है, इसमें पुलिस रिप्रेजेंटेटिव है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, वो वुमेन कमीशन की आपकी चेयरपर्सन है. तो इस कमेटी का और इस कानून में जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनका एक दूसरे पे भी चेक और बैलेंस है. अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली ये भी बता दें कि ये कानून जो है ये तो आ गया, और दूसरी जानिब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की भी तैयारियां हैं, बड़ी सख्त सज़ाएं भी तजवीज़ की गई हैं. क्या कुछ बदल रहे हैं मौजूदा सिस्टम में? We looked at every aspect of that law and we made it as tough as possible, as efficient as possible. तो वो हमने लॉ में अमेंडमेंट्स किए, उसमें जो सज़ाएं थी डिफरेंट क्राइम्स के लिए, चाइल्ड अब्यूज़, इवन नेगलेक्ट के लिए, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नेगलेक्ट करें तो उसकी भी कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए. इसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें, इनकी डिफरेंट जो सज़ाएं थी, ये ऑर्गन स्मगलिंग जो है, इन सब के लिए हमने सज़ाएं भी बढ़ा दी और इसमें जो फ़ाइन था वो भी बढ़ा दिया. और सबसे बड़ी बात जो हमने की है इसमें, दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ इन द एंटायर कंट्री, जिसमें जो बंदा एक बार कन्विक्ट हो गया कि एक बच्चे को उसने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है या रेप किया है या मर्डर किया है, और उसकी जो हैंगिंग होगी उसकी हम ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि वी हैव इट, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको मीडिया पे भी दे सकें, सोशल मीडिया पे उसको शाया कर सकें, ताकि लोग ऐसे क्रिमिनल्स वो इबरत हासिल करें.
बेसिकली मकसद ये है इस सिलसिले का कि लोग इससे इबरत हासिल करें, होपफुली इट वर्क्स और वाकई डिटरेंस क्रिएट हो जो आपने इक़दाम किए हैं इससे। अभी इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। ये आज जो हम बात कर रहे हैं, कल के शो में जो कल लोग देख रहे होंगे उनको ये बात याद भी नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, अवेयरनेस जब तक नहीं फैलाई जाएगी। और ये जो इतने सख्त कवानीन बनाए गए हैं इनके बारे में बारहा बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो लोग जिनके जहन में कहीं ना कोई ऐसा आइडिया खुदा न खास्ता कभी गुजरा भी है या गुजरने का इम्कान भी है, वो ये सुन लें कि अगर पकड़े गए तो फिर बचत नहीं है। हाँ, लेकिन उससे डर भी जाए ना, उनके सामने ऐसे एग्जांपल्स भी हो कि जी अगर पकड़े गए तो नहीं अभी वो लोग हैं जो जिनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे और बच जाएंगे, वरना कौन करेगा, खुद ही सोच लें। तो लिहाजा वो वाला वो लॉलेसनेस की फीलिंग अगर आपके अंदर आ जाए ना कि इट्स ओके आई कैन डू इट एंड गेट अवे विद इट, तो लिहाजा और बाय द वे आधी कौम बहुत सी चीज़ों में चलेंगे, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, बड़ी परेशानी। लिटरली अब तो वो हालात हैं ज़िंदगी में कि इन खबरों से शदीद परेशानी लाहक हो जाती है। पिछले हफ्ते बल्कि मेरा जो घर का गैस का जो बिल आता है वो इतना ज़्यादा था कि गैस तो ऑलमोस्ट आती नहीं है, तो बिल देखें ज़रा कहाँ पहुँचा हुआ है। बट इस वक्त हम बिजली की बात कर रहे हैं, तो पहले से महंगाई के सताए अवाम को हुकूमत ने कल फिर बिजली का एक झटका दिया है और एक माह में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद हुकूमत ने कल बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया है और ₹1.95 फ़ी यूनिट इजाफे का ऐलान जो है वो किया गया है। हुकूमती वजीरों ने इस इजाफे को भी पिछली हुकूमत के खाते में डाल दिया है। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है, यानी कि जो इजाफा 1 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था। 1 साल में इजाफा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के गलत मुआहदों की वजह से 218 अरब रुपए का इजाफा, यानी कि ₹2.18 का इजाफा सिर्फ 1 साल में होना था। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न उमर अयूब का कहना है कि साबिका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अब बिजली की फ़ी यूनिट कीमत नई कीमत जो है वो ₹15.30 हो जाएगी। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर सालाना 200 अरब रुपए का यानी कि 2 खरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अब इफ़ यू वांट टू बाय इट, आप ये इनकी मंतक तस्लीम कर सकते हैं कि साबिका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। साथ ही ये भी कह देते हैं कि साबिका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बिजली आ भी रही है। मेरे कहने का मतलब है तो फिर कुछ करें ना, हर चीज़ का तो जवाब जो है वो साबिका हुकूमत पे आ जाता है, तो फिर ये हुकूमत भी तो काफ़ी सालों से बैठी हुई है। हाँ, और आपको तो पता था कि ये होने वाला है, तो आप 2.5 साल में इसके तदारुक का कोई इंतजाम करते, आप ये कोशिश करते कि बिजली की कीमतें अल्टीमेटली ना बढ़ानी पड़े। बिकॉज इट डज सीम लाइक वी आर स्टिल लिविंग इन द पास्ट, बिकॉज हर चीज़ तो पास्ट से वो कनेक्टेड है, तो फिर अभी हमने क्या किया। और जाहिर है कि एवरीबडी नोज, आई एम श्योर ऑल दोस बिजनेस स्टूडेंट्स जिन्होंने BBA या MBA वगैरह किया है, दे नो हाउ IMF सिस्टम वर्क्स। और हमने को यूनिवर्सिटी के ज़माने में पढ़ा था कि IMF की कड़ी शराइत में से सबसे अहम शर्त ये भी होती है कि आप अपने यूटिलिटी बिल्स की प्राइसिंग बढ़ाएंगे। So be it gas, water, बिजली. So there you go, then it is right in front of you. अच्छा, आज when you're taking loan from IMF, ये सब कुछ साथ आता है। ये साथ चीज़ें होती हैं, और अगर आप लोन वो ना भी लें तो फिर क्या करें, उसके भी तो अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। आप क्रिकेट की बात कर लें, कुछ मिडिल ग्राउंड ले आते हैं। सबसे पहले तो खुदा दा वास्ता है, या तो ये स्टेडियम्स शहरों से बाहर मुंतकिल कर दें। ये आपने कल ट्वीट की थी, क्या हुआ? भाई मेरी बात सुने, कल कराची में गुजरने वाले लोगों को पता लग गया होगा कि कल क्या हुआ। आप पूरा का पूरा सड़क बंद कर देते हैं, एक मेन आर्टरी है शारे फैसल से आप टुवर्ड्स कारसाज आप मुड़ेंगे, आप वो क्या कर रहे हैं पूरी सड़क बंद करके? भाई स्टेडियम खाली है, वहां पे कोई लोग मौजूद नहीं है। वंस द टीम हैज रीच्ड द स्टेडियम, ये हाल था। क्या तुक है आपका ये रूट्स बंद करने का? दिस इज क्रिमिनल। आपको इतना भरोसा नहीं है अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज पे या पुलिस पे कि एक खाली स्टेडियम के अंदर एक इंटरनेशनल टीम को हम सिक्योरिटी दे सकेंगे? बाहर पे गुजरने वाली सड़क पे गाड़ियां
क्या बिगाड़ लेंगी, मुझे बता तो दें आप, इसकी क्या तुक क्या है। और अगर इस तरह मैचेस होने ना इंटरनेशनल तो ना करा। अब्दुल्ला बिल्कुल, चले मैं अभी आई टेक ओवर और मैं एक बात कर दूं कि जब वो PSL के फाइनल्स हो रहे थे, जब इंटरनेशनल टीम में कुछ प्लेयर्स आना स्टार्ट हुए, तब इस किस्म के हालात थे और ये एक इम्प्लोर किया गया आवाम को कि इसको बर्दाश्त करें, एटलीस्ट यू नो इंटरनेशनल स्पोर्ट दे आर बैक इन पाकिस्तान। उस वक्त हमने बर्दाश्त कर लिया और हमने एक दूसरे को भी इनकरेज किया कि इट्स ओके, थोड़ी देर की बात है। नहीं, ये हर बार ये नहीं हो सकता। मतलब अब आपने तब से अब तक का सिस्टम एक बना लेना चाहिए था। अब्दुल्ला, ये तो वही बात होगी जी, हमारा नया सिनेमा आ रहा है, जो भी घटिया मूवी भी आए सपोर्ट करने की खातिर जरूर देखें। चले, बड़ी अच्छी बात है जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है, सिक्योरिटी थ्रेट भी वी अंडरस्टैंड के होगा, लेकिन भाई एक स्टेडियम खाली है तो स्टेडियम में लोग होंगे ना हुमा, तो समझ में आती है बात। स्टेडियम इज एम्प्टी, देयर इज नोबडी इन द स्टेडियम। आप एक छोटा सा पोर्शन बंद कर दें, उसके बाद आप मेन आर्टिनरी जो है सड़क वो खोले रखें, या फिर आप ये मैचेस तब कराएं जब आपके स्टेडियम शहर से बाहर बन जाएं। Having said that, we do realize कि there is a security threat, वो तो एक मंडला रहा होता है, वो तो है ही। उसके बाद श्रीलंका पे भी अब तो खैर बहुत साल हो गए उस बात को, अटैक हुआ। We do realize that, so don't get us wrong, लेकिन कोई alternatives बनाएं। सिक्योरिटी की आड़ में आप बाकी पूरे शहर को इस तरह तंग नहीं कर सकते। So, अगर आप चाहते हैं कि ये और हो और आए टीमें एंड दिस शुड गो ऑन, मेरी बात सुने, तो अभी तो ये 5-5 दिन के मैचेस होने हैं। वी अंडरस्टैंड के बहुत बड़ी बात है, जनूबी अफ्रीका की टीम आई है, वी अंडरस्टैंड के सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन आप मुझे बता दें कि ये 5 दिन शहर का क्या हाल होगा। बस यही होगा जो नजर आ रहा है। एनीवे, गोइंग बैक टू क्रिकेट, जरा बता तो देखिए वो क्या रहा है। आप टीम को बाहिफाजत सड़कें बंद करके, पूरा रूट बंद करके बाहिफाजत आप स्टेडियम पहुंचा दें। वी अंडरस्टैंड श्रीलंका में टीम का वाला जो वाकया है उसकी हौलनाकियां हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आप पूरा रूट बंद करें और आप पहुंचा दें टीम को। वंस द टीम इज इनसाइड द स्टेडियम, आप बाहर की सड़कें खोल दें, क्योंकि आप फिर स्टेडियम को कॉर्डन ऑफ करें। आप ऊपर से एयर सर्वेलेंस करें। वैसे भी स्टेडियम के अंदर कोई बंदा नहीं है मौजूद, तो मेरा ख्याल है ये बाहर मैनेज हो सकती हैं चीजें। तो देख लिया आपने क्या लड़के का हाल हुआ है कि कल कितनी बुरी तरह, आप कितने घंटे आधे शहर का ये हाल हुआ है, घंटों लोग फंसे रहे हैं। और अभी तो ये प्रैक्टिस चल रही थी और ऊपर से शहर में एक रैली भी थी, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम थी, और अभी तो ये टेस्ट मैचेस हैं। ये तो हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना होगा। बेसिकली प्लीज कोई अल्टरनेट प्लान्स बनाएं और पब्लिक को बताएं, देयर हैज टू बी अ वे आउट ऑफ दिस। क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी काइंड ऑफ अ थिंग, ट्राई टू बिल्ड इट ऑन बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान आपने कर लिया और व्हाटएवर। अच्छा, अब आगे क्रिकेट की बात तो करने दो, या फिर मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें या कर लें बात। अच्छा, हमने ये बात कर तो दी, उसके बाद जो माशाल्लाह आपकी ट्वीट्स और वीडियोस, अभी देयर इज अ डॉक्टर हु हैज रिटन अस हु हैज टू रीच लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। वो कह रहे हैं कि मेरी ओटी है आज, ऑपरेशन थिएटर का सेशन है, एंड आई एम अनएबल टू रीच द हॉस्पिटल बिकॉज सड़कों पे ट्रैफिक जाम। तो बड़ी सीरियस चीज़ है, बट एनीवे अभी हमने बता दिया, और आई थिंक पीपल हु आर गोइंग टू मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग दिस, उन्होंने ये सुन भी लिया होगा। अब जरा क्रिकेट की भी बात कर लें। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। मुश्किल चैलेंज है, तमाम उम्मीदें बाबर आजम से जुड़ी है। वैसे जब एक बंदे से सारी उम्मीदें जुड़ी हो ना तो बड़ा मुश्किल भी हो जाता है मामला, उस पर इतना प्रेशर होता है। खुदा करे कि हमें कोई और ऐसा स्टार मिल जाए जो कप्तान की जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज का पहला मैच 26 जनवरी से कराची में खेला जाएगा, वो तो हमें बड़ी अच्छी तरह पता ही चल गया है। अब दोनों टीमें शहर में मौजूद हैं, दैट ऑल्सो वी नो, और प्रैक्टिस कर रही हैं। जनूबी अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम से मुकाबला यूं भी सख्त होता, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड के बाद तो ये चैलेंज कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है। न्यूजीलैंड पे पाकिस्तान की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह ज़ाहिर है बाबर आजम का ज़ख्मी होना भी बताया जाता है, लेकिन बाकी टीम क्या कर रही थी? बाबर आजम बिलाशुबा बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी टीम का बोझ उन्हीं पर डाल दिया जाए। दीगर बैट्समैन भी हैं और नए आने वाले खिलाड़ी भी हैं, किसी को तो कप्तान का बोझ हल्का करना पड़ेगा। और इसी पे हम बात कर लेते हैं। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ज़हीर साहब, पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ का एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस के बाद बड़ी ज़रूरत भी है कि हमारे खिलाड़ी कुछ अच्छा करके दिखाएं, ज़रा मोराल भी बूस्ट होगा। आप समझते हैं कि मौजूदा टीम और मैनेजमेंट मेहमानों को टफ टाइम देने के लिए मुकम्मल तैयार है या इवन इस काबिल भी है? यही मौका होता है कि जब यंगस्टर्स जो है अपने मुल्क में एक हीरो बन के आए। देखिए, हीरो बनना जो होता है और परफॉर्मेंस देना जो होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ स्कोर करें या अच्छी बॉलिंग करें या मैच जीतें। टीम वो अच्छी होती है जो कि
बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा करें। और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे यंग लड़के जो है सिलेक्ट हुए हैं इस दफ़ा, और हमारी मैनेजमेंट को भी काफ़ी से ज़्यादा ये एश्योरेंस है या सोच रहे हैं कि टीम जो है वो अच्छा करेगी, इसीलिए उन्होंने ये सारी कोशिशें कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। राइट अच्छा, एक और बात कि एक बात बार बार सामने आ रही है और हर सतह पर सामने आ रही है, वो ये है कि हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का तमाम इन्हिसार जो है वो एक खिलाड़ी पर आकर टिक जाता है, बाबर आजम। तो क्या एक खिलाड़ी पर इतनी जिम्मेदारी को का बोझ डालना उसके साथ ज्यादती नहीं है? देखिए जी, बाबर खुद एक अच्छा प्लेयर है और वो किस तरह से अच्छा प्लेयर बना है, वो अपनी मेहनत करके अच्छा प्लेयर बना है। हर एक प्लेयर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी वो बैट्समैन जो है वो बाबर की तरह से बनेंगे। अब आप सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आप परफॉर्मेंस ना दें और आपका नाम बड़े प्लेयरों के साथ जोड़ा जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये बड़ा प्लेयर बनने के लिए और अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है। जी साहब, हमने देखा है कि कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सामने लाया कि एकेडमी से तैयार होने वाले नए खिलाड़ी भी कमाल दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल पर क्यों नहीं हो रही? हम नया बाबर आजम क्यों अभी तक ढूंढने में कामयाब नहीं हुए, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का तो विजन ही ये था। यही तो हमें सीखना चाहिए कि यही इंडिया की टीम को हमारी टीम जो है वो बड़े आराम से मारा करती थी, हराया करती थी। अब आप देखिए इंडिया की टीम कहाँ पहुंच गई है। बात यह है कि जब तक के लड़के खुद रियलाइज नहीं करेंगे कि उनको एक नाम बनना है, उनको बाबर बनना है और बड़ा नाम रोशन करना है, और अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए एक बड़ा नाम पैदा करना है, तो उसके लिए मेहनत की बहुत सख्त जरूरत है। लड़कों का खुद ये चाहना भी ज़रूरी है और जाहिर है सिस्टम को उन्हें सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब। अच्छा जी, गुड लक टू टीम पाकिस्तान। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ हमें ट्वीट्स आई कि जी कल का रैली का आपने जिक्र नहीं किया, तो कल रैली की वजह से भी JUIF की जो रैली थी ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर थी, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ना, मुझे कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है खान, यू नो दैट, एंड वहाँ पे भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। पीपल आर पोरिंग इन देयर ट्वीट्स। ये मेरा ख्याल है हमने बड़ी अच्छी तरह ये एहसास दिला दिया है, तो होपफुली कुछ बेहतर ऑल्टरनेट रूट्स निकल आएंगे। लेकिन साथ साथ वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट द वुमेन्स क्रिकेट टीम जो इस वक्त साउथ अफ्रीका खुद पहुंची हुई है। 2 दिन पहले उनका पहला मैच था। ये पूरी सीरीज जो होगी उनकी 3 ODIs की हैं। पहला मैच वो हार चुकी हैं, लेकिन दे डिड प्ले वेल और कुछ ही रन से हारी हैं। एक होता है अच्छा मुकाबला करके, अच्छा मुकाबला था, तो हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना 3 रन से वो हार गई है। लेकिन देयर इज अनदर मैच टुमारो। तो ये जो हमारे मैचेस यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट होने हैं वो तो 26 को होंगे, लेकिन कल 23 है। कल एक और मैच है लड़कियों का इन साउथ अफ्रीका, तो वी कैन वॉच दैट एंड बक देम अप। यस इंडीड वी कैन डू दैट। और मीनवाइल अगर किसी को मेरी टाई मिले यहाँ पे अतराफ में तो मुझे वापस पहुँचा दें, क्योंकि नहीं मिल रही है, टेंशन सी हो रही है। यानी दुनिया मतलब वायरस की वैक्सीन निकल रही है या क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन हमारी टाई कलर्स होते हैं टाइज के जो बड़ी मुश्किल से नायाब होते हैं। अब ये शदीद तोताई रंग मौलाना फजलुर रहमान की बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जंग लड़ रहे हैं, ये अपनी सियासत खत्म करा बैठेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं शेख रशीद। वो बार बार एक्चुअली ऐसी वार्निंग्स दे रहे हैं मौलाना साहब को। मशवरे दिलचस्प हैं। वफाकी वजीर दाखिला ने कल फिर कहा मौलाना की सियासत खत्म होने वाली है, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। इन्हें खबर उनको जरूर देना चाहता हूं कि ये सारे इनके मामलात जो हैं अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ने जा रहे हैं। आप नुकसान में रहेंगे। ये बड़े समझदार लोग हैं, पहले भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ होगा। और सिर्फ शेख साहब ही नहीं, आजकल वजीर आजम का भी खुसूसी हदफ मौलाना ही बन रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितना इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है ना, कोई दुश्मन नहीं पहुँचा सकता। इस्लाम के नाम पे बेचारे मदरसों के स्टूडेंट्स को ले आते हैं पकड़ के, उनको ये नहीं पता होता वो आए क्यों हैं।
उनका कैमरा जाके उनको ये नहीं पता कि जी खड़े क्यों हैं। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी ये सवाल पूछ लेते हैं। साफ़ी साहब, शेख रशीद का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जंग लड़ते मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासत दाव पर लगा दी है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये उनका कहना है। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? नहीं, मेरे ख़्याल में पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने सादा नहीं हैं। वो भी शेख रशीद जैसे बड़े ज़हीन इंसान हैं, और जिस तरह शेख रशीद साहब अपने फ़ायदे और नुकसान को समझते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपने सियासी फ़ायदे और नुकसान को बखूबी समझते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी जंग लड़ रहे हैं, नवाज़ शरीफ अपनी जंग लड़ रहे हैं, जरदारी साहब अपनी जंग लड़ रहे हैं, जो कौम परस्त जमातों के रहनुमा हैं वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि मौलाना साहब की ठीक है वो वाली मजबूरियाँ नहीं हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की है केसेस की सूरत में, और जो जरदारी साहब की सूरत में हैं, और फिर जरदारी साहब की जो केसेस की सूरत में हैं, या फिर मौलाना साहब का स्टेक्स भी इस निज़ाम में नहीं है। I'm sure he is intelligent enough to decide for himself. साफ़ी साहब, हुकूमत के ताने अपनी जगह, लेकिन कौमी असम्बली, सेनेट, इस्लामाबाद धरना वगैरह में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी आगे निकल जाते थे, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिर कहीं उनके आसपास दिखाई नहीं दे पाते थे। तो क्या मौलाना को आजकल भी इसकी फ़िक्र होगी, या आपको लगता है कि वो अगर ख़ुद से 2 कदम आगे भी निकलते हैं तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं हैंडल कर लूँगा अकेले भी? वो इस बात से आगाह भी हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब वो मुक़्तदर हलकों के साथ किस तरह राब्ते में हैं और किस हद तक जा चुके हैं। और फिर मौलाना ये भी रियलाइज़ करते हैं कि मौजूदा जो सिस्टम है उसमें अगर सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं, शायद इमरान ख़ान साहब दोबारा इलेक्शन के लिए जल्दी तैयार हों, लेकिन जरदारी साहब को जल्दी इलेक्शन सूट नहीं करता, क्योंकि वो सिंध से भी महरूम हो जाएंगे, और उनको ये शक है कि वो शायद ये रिज़ल्ट भी दोबारा नहीं ला सकेंगे। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जिस तरह एक कदम मौलाना के साथ चलती है और फिर पीछे से कोशिश शुरू कर देती है डील की, फिर एक कदम चलती है फिर पीछे से, तो ये भी मौलाना के इल्म में है। लेकिन मौलाना इस बात पे कन्विंस नज़र आते हैं कि इन दोनों जमातों को अपनी ये डील की कोशिश करने दो, और उनको ये यकीन है कि इनको हाथ कुछ नहीं आएगा और इन लोगों को वापस मेरे बयानिया की तरफ आना पड़ेगा 2-3 महीने बाद। और मौलाना कहते हैं कि उस वक़्त फिर मेरी अखलाकी पोजीशन इन पे और भी ज़्यादा बरतर होगी। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी बताएं कि अक्सर ये तजिया सामने आता रहता है कि हुकूमत को अपोजिशन से नहीं अपनी परफॉर्मेंस से ख़तरा है। अब अगर हुकूमत को अपनी ही परफॉर्मेंस से ख़तरा है तो इसका हिसाब अवाम इलेक्शन में ही लेंगे, तो फिर बज़ाहिर तो कोई सूरत ना हुई कि हुकूमत परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वक्त से पहले ही चली जाए। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। आप इत्तेफाक करेंगे? अभी आप देखें कि अपनी उस बुरी परफॉर्मेंस के नतीजे में इमरान ख़ान साहब ने, क्योंकि इमरान ख़ान साहब अपनी खूबियों या अपनी डिलीवरी की बजाय वो अपोजिशन की खामियों के सहारे सियासत करना चाहते हैं, और दूसरा इमरान ख़ान साहब ये चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को लड़ा के रखें। तो एक तो ये है कि आप आखिर कब तक दूसरों की खामियों के सहारे हुकूमत के तस्करे से हुकूमत करते रहेंगे। दूसरा, मेरे ख़्याल में अब ये रियलाइजेशन भी हो रही है कि इमरान ख़ान साहब जो गेम कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को लड़ाने की, तो मुझे भी तो अपना ये यकीन है कि इमरान ख़ान साहब अगर कभी उसकी हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त ख़त्म होगी तो वो अपोजिशन की वजह से नहीं, बल्कि ख़ुद अपनी उनकी हुकूमती परफॉर्मेंस और उनके रवैये और उनके एक मुतकब्बराना रवैये की वजह से ही होगा, और बैड गवर्नेंस की वजह से ही होगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बदकिस्मत ये कि जिसको हुकूमत दे दी गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिसको अपोजिशन दे दी गई है तो उनको अपोजिशन करना नहीं आता। थैंक यू साफ़ी साहब। और आपको पता है कि हम बिल्कुल ही आउटरेजियस जाके किसी एक बात का मौक़िफ़ तो देते नहीं है, किसी एक तरफ की स्टोरी नहीं बयान करते, तो इसलिए हम इस बारे में बात करना चाहेंगे
کہ وی انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ آپ کا اپنے امپلائیز کے ساتھ یہ جو دو خواتین ہیں بڑا اچھا ریلیشن شپ ہوگا, تبھی یہ لوگ ظاہر ہے 9 سال سے کام بھی کر رہے ہیں, 10 سال سے کام کر رہے ہیں. آپ نے اس مینیجر کی انگریزی بہتر بنانے کے لیے اس کو کورسز بھی کرائے جس کا وہ ذکر بھی کر رہی ہیں, جس کے آپ نے یقیناً پیسے بھی دیے ہوں گے, لیکن اور آپ نے اس بات کا اس سے پہلے بھی اس کا مذاق بنایا ہوگا کہ تمہیں تو کتنے کورسز کرائیں پھر بھی تم نہ سیکھے. We are not going to take that away. We are not going to take that away. یہ ساری وہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں, آپ نے بھی انویسٹ کیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن یہ جو ویڈیو ہے, مطلب ٹھیک ہے آپ کا وہ امپلائی ہے, کوئی آپ کا سلیو تو نہیں ہے نا کہ جس کے بارے میں آپ اس طرح مذاق اڑائیں, تو بات ساری وہاں آ جاتی ہے. باقی آپ کی اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, آپ کی اپولوجی کا جو ایک چھوٹا سا نوٹ آیا اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا. وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن شاید آپ کی انٹینشن نہیں تھی کہ یہ ویڈیو وائرل ہوگی. شاید obviously who would want کہ اس قسم کی چیزیں وائرل ہو, لیکن اب تو ہو گئی, اور دس از واٹ the country thinks کہ ہو رہا ہے. اور شاید یہ وہ ایشو ہے, یہ وہ ٹاپک ہے. عبداللہ ایک سیکنڈ, یہ وہ ٹاپک ہے ہمارا انگریزی بولنے والا, کہ اگر یہ ویڈیو نہ بھی آتی تو دس از این ایشو ان پاکستان, کہ جب تک آپ کو انگریزی نہیں آتی نا تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. ایک تو وہ لڑکا آپ کا ریسٹورینٹ 9-10 سال سے چلا رہا ہے, مینیجر ہے, تبھی آپ نے اسے, اس کی سروسز ہیں, اسے رکھا ہوا ہے. اگر اس کو نہیں انگریزی آتی تب بھی آپ نے اسے رکھا ہوا ہے نا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو اس میں بات کرنے کا انداز ہے نا ان دو خواتین کا, وہ بہت ہی رعونت بھرا ہے, وہ بہت ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا ہے یہاں پر. اور وہ اویس جو سامنے کھڑا ہوا ہے, جس کے منہ کے اوپر ایک اور تیسرا بندہ ایکچولی یہ ویڈیو بنا رہا ہے, اور آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہی اس انٹینشن سے کہ ویڈیو آپ کسی اور کو بھیجیں گے, کیونکہ آپ باقاعدہ اس میں آپ کو انٹروڈیوس کرا رہی ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کرتی ہیں, اور اس کے بعد چلو ہم بور ہو رہے ہیں, ہم اس کا مذاق اڑائیں. ہاں, تو دیٹ از واٹ اٹ ساؤنڈز لائک. اچھا جی, تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ان خواتین نے ایک شخص کا مذاق نہیں اڑایا, بلکہ پورے معاشرے کو آئینہ دکھایا ہے کہ ہم نے دوسروں کو جانچنے کے لیے انگریزی کو معیار بنایا رکھا ہے. ساری بات جس پہ آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی اتنی بڑی چیز کیوں ہے. مطلب کہ ہم پی ایچ ڈی کر لینا اردو میں, لیکن چونکہ ہمیں انگریزی نہیں آتی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ والا تاثر کیوں ہے ہمارے معاشرے میں, اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے. آفٹر آل ہماری زبان تو اردو ہے, مانا کہ پوری دنیا جو ہے کلیکٹیو زبان انگریزی بولتی ہے, لیکن نہیں, میری بات we have seen presidents and prime ministers getting translators in United Nations اپنی بات سمجھانے کے لیے انہوں نے ٹرانسلیٹر رکھے ہوتے ہیں. کی بات کر رہے ہیں آپ, کہتے ہیں اچھا جی اسلام آباد کے اس ریسٹورینٹ میں بہت سارے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہوں گے, تو ٹرکی میں آتی ہے لوگوں کو انگریزی؟ آپ ریسٹورنٹس میں چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, کوئی انگریزی نہیں آپ فرانس چلے جائیں, وہاں پہ آتی ہے لوگوں کو انگریزی؟ فرانس میں تو آتی بھی ہوگی تو نہیں بولیں گے, ان کا تو ایک اور ہی ہے, وہ تو جان کے نہیں بولیں گے because they are so proud of their own language. اچھا جی, لیکن ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے. آپ ایران چلے جائیں, ایران میں لوگوں کو آتی ہوگی, نہیں بولیں گے. ہاں, اچھا جی, سوچ میں تبدیلی لانی ہے, سوچ میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے, اور اسی لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے فار ہز اوپینینز. شہزاد روئے ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شہزاد, سب سے پہلے تو ہم نے بہت بول لیا, ہم آپ کا اوپینین چاہتے ہیں. What did you think of it when you saw this video? جی, thank you for inviting me. میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو میں نے اس کے اوپر ٹویٹ لکھا, اور میں نے ٹویٹ اس ویڈیو کے بارے میں نہیں لکھا. میں نے لکھا تھا کہ میں اسٹیٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اور اس ویڈیو کے اندر تو دیکھیں, وہ جو بھی مذاق کر رہے تھے, آپس میں ان کی دوستی ہوگی, اس کو میرے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے, اور کیوں یہ زبان انگریزی obviously اکانومی کی لینگویج ہے, نالج اس میں بیس بہت زیادہ ہے, بٹ یہ مائنڈ سیٹ دو طریقوں سے, دو جگہوں سے یہ چیز آ رہی ہے. سب سے پہلی دیکھیں, لائٹر نوٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں اگر پنجاب میں ہوا ہے تو پنجابی بولتا ہے, اسکول جاتا ہے تو اس کو پھر فوراً بیچارہ اردو اس لیے نہیں سیکھ پاتا کیونکہ ہمارا جو اردو سکھانے کا طریقہ کار ہے اسکول, وہ روٹ لرننگ پہ بیسڈ ہے, وہاں پر کانسیپٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بچے کو اپنی زبان میں پڑھایا نہیں جائے گا نا تو اس کی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ زندگی میں کوئی زبانیں نہیں سیکھ سکتا, وہ کچھ بھی سیکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, وہ صرف رٹتا ہے. Anyway, تو گھر میں وہ پنجابی بولتا ہے, اسکول جا کے اس کو اردو سکھائی جاتی ہے. پھر جیسے ہی وہ انٹر پاس کرتا ہے تو جو خط لکھتا ہے نوکری حاصل کرنے کی, وہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے. پھر گھر جا کے اللہ میں سے دعا عربی میں کرتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے. تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے, یہ جو زبانوں میں الجھ جاتے ہیں. زبانیں سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے بلکہ, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک
CSS, मैंने ये बात लिखी थी कि हमारे मुल्क में जो सबसे टॉप एग्जाम होता है वो CSS का होता है। जब हमारी स्टेट ने डिसाइड कर लिया कि अंग्रेजी का मजमून ठीक नहीं लिखना आता होगा तो आप इस मुल्क की ऑफिशियली खिदमत नहीं कर सकते, चाहे आप आइंस्टाइन हो जी, चाहे आप आइंस्टाइन हो, चाहे आप जो भी हो, आप जितने भी स्मार्ट हो, पंजाबी में, उर्दू में, सिंधी में, सिंधी इज फार मोर डेवलप्ड देन उर्दू। अगर आपको नहीं आती अंग्रेजी तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकते। ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम टैलेंटेड तरीन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम जो है स्कूलों का, वो कभी भी बच्चों को लैंग्वेजेस सिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट देता नहीं है। ट्रू, और इस पे हमने TCF की एक रिसर्च का भी तस्करा किया था शहजाद, सॉरी टू कट यू ऑफ। हमने अभी TCF ने एक रिसर्च की बकायदा जिसमें उन्होंने सर्वे किया और इसमें पता लगाया गया कि जब तक बच्चों की अपनी मादरी ज़बान, चाहे वो बरोही हो, सिंधी हो, पश्तो हो, उसमें ना सिखाया जाए एटलीस्ट पहले 5 साल, तो बच्चे कभी भी सही से कोई कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते हैं। और हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ये बात हम बातें तो करते हैं लेकिन हमें ये बात समझ में ही नहीं आती कि हमारी रगों में इतना रच बस क्या है कि अंग्रेजी सबको आनी चाहिए, वो हमसे एक सुपीरियर जुबान है। तो इसका हल क्या निकालें फिर? लेकिन ज्यादा खतरनाक बात है कि मैं और आप ये बात कर रहे हूँ, बट हेड ऑफ स्टेट, हमारे मुल्क में जितने भी हेड ऑफ स्टेट आए उन्होंने इसी तरह की बातें की कि इंग्लिश मीडियम हो जाए, उर्दू मीडियम स्कूल हो, फलाना मीडियम हो। मीडियम कोई चक्कर नहीं होता, मीडियम तो सिर्फ तरीकेकार होता है कम्युनिकेट करने का। आपको पता है जब हमने सरकारी स्कूल ठीक करना शुरू किए तो हम उनको बताते थे भाई ये स्कूल है, यहाँ पर जो बच्चा जो जबान बोलता है कोशिश ही की जाए उसको उसी में से, अगर उसको अंग्रेजी भी सिखाई जा रही है तो उसका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंधी या पंजाबी होगा। उसको बताया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ये जो इंग्लिश मीडियम हमारी स्टेट बोलती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, फ्रेंच मीडियम, चाइनीज मीडियम कुछ नहीं होता। नुसरत फतेह अली खान साहब अंग्रेजी नहीं बोल के दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने थे, वो टैलेंट था उनका अपना। सो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मसला तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्कूलों के अंदर जो हमारे स्टेट स्कूल्स हैं वहां पर मीडियम ऑफ एक तो किताबों का मसला है, फिर जो जबान बोलते हैं उसमें उनको सिखाया नहीं जाता। फिर सबसे बड़ा मसला ये है यूनिवर्सिटी। जिन मुल्कों के अंदर यूनिवर्सिटी में रिसर्च खत्म हो जाए, देखिए आजकल हमारी यूनिवर्सिटी में दबाया जाता है, डिबेट नहीं हो पाती, मसले होते हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहां पर रिसर्च होती है। जिस मुल्क में रिसर्च खत्म होती है ना वहां पर जबान खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ रिसर्च जीरो है। वो कहते हैं मुस्लिम शावर भी You're right. शहजाद, लेकिन coming back to and kind of relating it to the video, because ये बात उठी ही तब जब ये वीडियो सामने आई है। वैसे ये बात होती रहती है, but इस वक्त obviously it was trending and this is what everybody was talking about. There are some industries, जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, a lot of people would argue कि उन एरियाज में आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसमें कॉम्प्लेक्सेस की बात शायद इतनी नहीं हो जाएगी। आप रेस्टोरेंट में हैं, आप कॉल सेंटर में हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां आपको उस लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए, बिकॉज द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट विल ओनली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। तभी शायद वो कोर्सेज भी कराती रही हैं, लेकिन फिर भी रखा रहा उन्होंने। लेकिन तो लिहाजा इसमें कोई इतनी बुराई भी नहीं है कि जब एक्सपेक्टेशन हो कि भाई आपको आ जानी चाहिए। नहीं, वो तो चले आप ये कह रही हैं कि वो रेस्टोरेंट के ओनर्स जो हैं वो चाह रहे थे कि उनको अंग्रेजी सिखाया, बट मैं तो फिर भी स्कूल को ही जाके पीछे पेज बनाता हूँ ना कि एक इंसान लैंग्वेज से पिक नहीं कर पाता कभी भी। इस मुल्क के अंदर इतने इंग्लिश कोर्सेज होते हैं, आपकी सोच है जहां जहां इंग्लिश का कोर्स हो रहा होता है, जो देखें बिल्कुल ही गली के नुक्कड़ पे स्कूल खुला होता है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम लिखा होता है, माँ बाप डाल देते हैं। वो क्यों नहीं सीख पाते थे इंग्लिश कोर्सेज करने के बावजूद भी? उसका रीजन यही है कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ही नहीं हुई होती। और जो एक माइंडसेट है, आप बात कर रही हैं असल में एक माइंडसेट की। देखिए कोई एक्सपेक्ट करता है, कोई ट्रांसलेटर है, उसने अरबी से अंग्रेजी करना है तो उसको अंग्रेजी की आने की बहुत जरूरत है। बट ये माइंडसेट बना लेना कि मैंने अगर कहा कि यार ये ऑल्टरनेटिव काम जो आप कर रहे हैं तो कहो ऑल्टरनेटिव नहीं, ऑल्टरनेटिव होता है भाई साहब, तो उसको गाली समझ लेना। ये तो एक माइंडसेट है ना, ये तो अंग्रेजी ना आने का भी चक्कर नहीं है। अगर आपने इस माशरे के अंदर प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर ली, जैसे मैं तो उर्दू में ख्वाब देखता हूँ, उर्दू सोचता हूँ, सोच के अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बात करता हूँ, मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं उर्दू बोलता हूँ। बट प्रोनाउंसिएशन अगर मेरी भी कभी गलत हो जाए तो हमने देखा है अपने इर्द गिर्द के अंदर वो फौरन से आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और डरते हैं। फिर हमें इसी बात से रियलाइज कर लेना चाहिए कि जब आप जैसी शख्सियत जिसको अंग्रेजी आती है, बड़ी अच्छी बोलते हैं, वो भी टोका जाता है, तो ये बेचारे जब नौकरियों के लिए जब लोग निकलते हैं पाकिस्तान में, एंड आई एम आस्किंग यू बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन हियर,
کہ ہم کس طرح وہ چیز دماغ سے نکالیں. ایون ایک بچہ, ایک ینگ پرسن جو ایک نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے, اس کے بھی دل میں ہوگا کہ یار اگر مجھے انگریزی نہیں آتی نا تو یہ جو سائٹ پہ 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زیادہ چانسز ہیں. یہ کہہ لیں کہ ہم کب جج کرنا بند کریں گے انگریزی بولنے یا نہ بولنے کے اوپر؟ ہم اس بنا پہ ان کو نوکریاں دیتے ہیں. دیکھیں اوپر سے شروع ہوتی ہے. میں نے کیوں سی ایس ایس کی بات کی, جب تک سٹیٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, ہماری کورٹ کی زبان, ہماری سی ایس ایس کے اندر مضمون نہیں آتا تو نکال دیں گے. ہماری یہ تمام جو سٹیٹ سے آتی ہے نا چیزیں, تو ٹرکل ڈاؤن ایسے ہوتی ہے نا, تو وہاں پر جب انگریزی کو انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. انٹلیکٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ انٹلیکٹ سے کرتے ہیں, اپنے پیشن سے کرتے ہیں, اپنی پیٹریوٹزم سے کرتے ہیں. یہاں پر تو ہم نے سوچ لیا کہ انگلش سے ریپرزینٹ کرے گا ہمارے ملک کو بندہ. تو آپ اوپر سے اگر یہ سی ایس ایس ختم کریں جس میں انگریزی کا کوئی چکر آپ نہ رکھیں, ہاں جس کو فورن سروس میں جانا ہے وہ انگریزی سیکھے. اس کے بعد پھر آپ جو اپنی کورٹ کی زبان ہے, جو آپ کی جو ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں, ان سے کہیں اردو میں, اور پھر آپ ریسرچ سٹارٹ کریں تو آپ کی اردو زبان جو ہے وہ ورنہ ورڈ پک کرتے رہے گی باہر سے. تو یہ ملٹیپل انٹرونشن ہوں گی. یہ مائنڈ سیٹ صرف آئسولیشن میں نہیں بنتا. مائنڈ سیٹ جب بنتا ہے جب پورے ملک کی اشرافیہ اوپر سے ایسے لاز بناتی ہے جہاں پر انگریزی اسٹیٹ کی زبان بنتی چلی جاتی ہے. جب یہ اسٹیٹ کی زبان نہیں بنے گی, آپ دیکھیے گا کہ اردو کی عزت بڑھے گی, تو ہماری اردو کی عزت بڑھے گی. اسٹیٹ نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, پتہ نہیں کب کرنا ہے. میں اور آپ اپنے لیول پہ شہزاد کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی کو ٹوکا ہوگا, ہم بھی ٹوکے گئے ہیں, اور ہم نے بھی ایز سچ مذاق. فار انسٹنس ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں, کرکٹرز جب بات کرتے ہیں تو ان کا کتنا مذاق بنتا ہے. although چونکہ سبھی بول لیتے ہیں باقی دنیا میں اور ہمارے نہیں بول پاتے, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی we should already get over the fact کہ ہم نہیں بول پاتے تو نہیں بول پاتے, کھیل تو اچھا پاتے ہیں. نہیں, لیکن with the same token ہم باہر کے بہت بڑے بڑے سٹارز دیکھیں, سپورٹنگ سٹارز, میسی کیس ان پوائنٹ اگر آپ لیں, کہاں انگریزی بولتے ہیں وہ لوگ. کامن ویلتھ نیشنز میں ہوتی ہے نا, اس لیے ظاہر ہے سب باقی انگریزی بول لیتے ہیں اور ہم نہیں بول پاتے. نہیں, اگر آپ انڈیا اٹھا لیں, انڈیا میں تو اتنی فنی طریقے سے بولتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. I will do this only and you will, کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا ہوں گا وہاں پر. یہاں پر آپ بول کے دکھا دیں مجھے ٹیلی ویژن پر اس طرح, وہ آپ کا نیچے ٹویٹ شروع ہو جائے گی مذاق کی. بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ خود اردو بولنا شروع کریں. یہ ہم سب, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, جب ہم نے مارنے کا قانون چینج کرایا تو ہم جو آپس میں لوگ تھے نا, اس میں سے ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے تھے اور کہہ رہے تھے قانون بڑا اچھا ہے, بچوں کو نہیں ماننا چاہیے. اصل میں ہم سب کے اندر ہے. تو ہم جب خود اردو بولنا شروع کریں گے, بھائی اگر ایک اردو بولنے والا شخص مجھ سے انگریزی میں بات کرتا ہے, میں آپ کو اپنا پرسنل بتا رہا ہوں میرا کیا طریقہ کار ہے. میں اردو میں بات کرتا ہوں. میں اگر ایک آدمی کو اردو آتی ہے تو اس سے اردو میں ہی بات کرتا ہوں, چاہے وہ مجھ سے انگریزی میں سوال کرے, پھر میں اردو میں جواب دیتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو اس کو آتی ہے اور اردو میں بات ہو سکتی ہے, اور میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں اردو میں بات کرنا. ہاں اگر کسی کو نہیں آتی تو پہلے تو ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں نا یہ بات, کہ ہم بتائیں کہ, اور امبیرسمنٹ اس کے لیے ہونی چاہیے جس کو انگریزی نہیں, جس کو اردو نہیں آتی, بیکاز ہمارے ملک میں آیا بیچارہ نہیں بول پا رہا, کوئی بات نہیں. اچھا شہزاد, آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل کتنی عجیب سی بات. جی, آپ کی آواز بیچ میں تھوڑی سی کٹ سی گئی تھی. اس میں I'll just add to conclude this thing کہ جب کوئی گورا ہمارے ملک میں اردو بولنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گھسیٹ کے اردو بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس نے ایفرٹ کی, اور ہمیں بڑی اچھی بات لگتی ہے. تو اگر اس طرح ٹوٹی پھوٹی کوئی انگریزی بول لے تو ہم مذاق کیوں بناتے ہیں؟ نہیں بنانا چاہیے. ہم آن دی ادر پلیس اس کی تعریف کر رہے ہیں جو ہماری زبان بول رہا ہے. سنیں, آپ بچے کو ایڈمیشن کرانے پہنچ جائیں آج کل, یہ جو ذرا بہتر سکول ہیں, جی شہزاد, وہاں پہ کس طرح آپ کو جج کرتے ہیں بچے کو, اگر آپ اردو میں, آپ گھر میں اردو میں بات کرتے ہیں ان سے, اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. جی شہزاد, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں, ہمیں صرف ایک چیز کو شفٹ کرنا ہے. امبیرسنگ اس کے لیے جس کو اردو نہیں آتی, پاکستان میں رہتا ہے اور وہ اردو نہیں بول سکتا, یا وہ یہ اگلے بندے کو انگریزی میں اس کے ساتھ بات, ہاں اگر کوئی فورنر آیا ہے جس کو اردو نہیں آتی الگ بات ہے, بٹ یہاں پر رہنے والا بچہ جس کو اردو نہیں آتی, وہ اس کے ماں باپ کا قصور ہے. وہ اس کے لیے امبیرسنگ ہونا چاہیے, جو نہیں بول سک رہا اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے تو ہم یہ شفٹ کریں اس بات کو, ہم سب مل کر. جو میری بات آپ کہہ رہی ہیں نا کٹ گئی, میں یہی کہہ رہا تھا جب ہم نے کارپوریٹ پنشمنٹ کا لا چینج کیا تو سارے لوگ یہ تو کہہ رہے تھے بہت اچھا کام کیا کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا, بٹ خود اپنے بچوں کو مارتے تھے. تو یہ ہم سب کا مائنڈ سیٹ ہے. کوئی بھی غلط پروناؤنسیشن کے ساتھ جب بولے گا تو کہیں اندر ہم اس کو جج کریں گے.
بہتر ہے کہ اردو میں بات کریں, بہتر ہے اپنی یونیورسٹی کو ریسرچ کرنے دیں, بہتر ہے کہ لینگویج اٹھے گی اگر ہم اپنی یہ فری اسپیچ فریڈم یونیورسٹیز میں ڈالیں گے. یہ ملٹیپل طریقے ہیں جس سے آپ اپنی اردو زبان کو بچا سکتے ہیں, ورنہ اٹس ٹو لیٹ. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے شہزاد, آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو لک فار schools for my son who is going to be turning 3. ہاں, اس نے اب پہلی دفعہ, آپ یقین مانیے کہ ہم جس اسکول میں گئے ہیں, سب سے پہلے تو اسکول والے مجھے اور میری وائف کو جج کرتے ہیں کہ ہم کتنی اچھی انگریزی بول سکتے ہیں یا ہم گھر میں بچوں سے کس زبان میں بات کرتے ہیں. جب میں انہیں کہتا ہوں اردو میں, تو بہت اچھے تاثرات ان کے سامنے نہیں آتے ہیں کہ آپ اس سے بائی لنگوئل کرتے ہیں یا صرف اردو میں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کرائٹیریاز ہیں آج کل. میں آپ کو اس کا ایک وہ بتا سکتا ہوں. سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی پہ میں ہوں, سندھ کی جو ایجوکیشن کی ہے, تو اس میں پرائیویٹ اسکول کے اوپر ایک کمیٹی بنتی ہے, تو مجھے اس کا ممبر بنایا گیا ہے. شاہپور جمال صاحب بھی ہیں اس کے اندر جو بی وی کے ہیں. تو میں نے یہ بات ریکویسٹ کی تھی کہ میں سب سے پہلے, اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے بھی یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں اس کے اندر جب ایک چھوٹا بچہ پہلی دفعہ اسکول آتا ہے, اس کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا اس بچے کا, نہ اس کے ماں باپ کو چیک کیا جا سکتا ہے. اس بچے کا رائٹ ہے اسکول میں آنا, اگر وہ فی پے کر سکتے ہیں اس کے ماں باپ. اس سے آپ صرف اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, ان کے ماں باپ کا یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی انٹرویو, کوئی اس طرح کی چیز, کوئی کرائٹیریا نہیں ہو سکتا ایک چھوٹے بچے کا کنڈر گارڈن میں اسکول میں جانے کے لیے. تو یہ ہم نے یہ پالیسی ہم لے کر آ رہے ہیں. یہ آئی ہوپ کہ اگر میں, بہت پریشر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا کیوں اس پر پوش کرتا رہوں گا, بٹ اس کمیٹی کے اندر باقی لوگ بھی ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر کنڈر گارڈن میں جب بچہ آتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ, اس کے ماں باپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو وہ جو کیا کہتے ہیں, بیلٹ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جس کا نام نکل آیا سارے لوگ اپلائی کریں. ہاں, آپ نے 2-3 میں لینا ہے آپ ٹیسٹ لیں, 5th میں لینا ہے ٹیسٹ لیں, 11th میں لینا ہے. کنڈر گارڈن میں کسی بچے کا کبھی بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ماں باپ کو بلا کے. ہم آپ کے ساتھ, آپ تو پش کر رہے ہیں, لیکن اب آپ سے ہم بھی پش کریں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو اس بات کو. تھینک یو شہزاد روئے آپ کا ادھر آنے کا. دس از بات تو خیر اس ویڈیو سے نکلی تھی, لیکن اس ویڈیو کو ہم نے پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں, مذاق ہو, ان کی کوئی انٹینشن نہ ہو کہ وائرل ہونا ہو, آلدو وہ بندہ بیچارہ بہت ہی انکمفرٹیبل تھا. انتہائی غلط طریقہ کار تھا, اور کچھ ہم نے شروع میں ایسی نیت سے دیکھی تھی کہ میں بھی یہ اتنی دوستی ہے ان کی آپس میں, لیکن دوستی جہاں سے بہت سائیڈڈ ہوتی ہے, جہاں سے بات ایک سائیڈ نہیں ہوتی, اور جہاں سے یہ بات شروع ہونا کہ وی آر بورڈ, جہاں یہ ایلیمنٹ آ جائے کہ ہم تو بور ہو رہے ہیں اور ہم بوریت دور کرنے کے لیے کسی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے اس مینیجر اویس کے کہ he is not comfortable. He is not comfortable at all. Anyway, having said that, ہمیں اپنی زبان, جو ہماری علاقائی زبان ہو, مادری زبان ہو, we have to feel proud of speaking in that, کیونکہ وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی. بچے میں اتنے کمپلیکسز اور نکل آتے ہیں کہ اگر اس کو زبان نہ آتی ہو, وہ بیچارہ اور کچھ گرو کر ہی نہیں سکتا. اچھا, وزیر اعظم صاحب جو ہے نا ہمارے, انہوں نے بھی اسی مائنڈ سیٹ کی جانب اشارہ کیا تھا. دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. Let's watch. میں انگریزی کا فریز اس لیے نہیں استعمال کرتا کیونکہ دیکھیں ہمارے اکثریت انگریزی نہیں سمجھتی, اور یہ میں ان کی توہین ہوتی ہے جب ہم انگریزی میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں اردو میں کرتا ہوں, کیونکہ بڑا رسپیکٹ کرنا چاہیے ہماری عوام کو. یا تو سب کو انگریزی آتی ہو, اکثریت کو انگریزی نہیں آتی اور ہم انگریزی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میرا آبجیکشن ہے اس کے اگینسٹ. بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے ہم اوپر کی سطح پہ یہ چیزیں بولتے رہیں گے, دہراتے رہیں گے, امپلیمنٹ کرتے رہیں گے. اور سرٹنلی CSS میں, جس نے فارن سروس میں جانا ہے, بڑی اچھی بات ہے, اس کے لیے انگریزی مضمون لکھنا لازمی ہونا چاہیے. ادروائز اتنا ضروری نہیں ہونا چاہیے امتحان پاس کرنے کے لیے. جب بڑا ہونا ہے, کام کرنا ہے, پاکستان میں ہی رہنا ہے, پھر تو لازمی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے لٹرلی جیو میں آ کے دوبارہ سے اردو سیکھنا سٹارٹ کیا, اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. جہاں آپ لوگوں کی ارلیئر ایجوکیشن میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں, بے شک کوئی بھی لینگویج ہو, سیکھیں, اپنی لینگویج تو ضرور سیکھیں, اور کوشش ہماری بھی یہی ہے. تو ابھی ہم ایک جو آپ کے اوپینینز ہیں پلیز ہمیں ٹویٹ کریں. وی وڈ لو ٹو نو واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. اور ہمیں اس ویڈیو سے ذرا بالا تر ہو کے سوچیں کہ ہم سسٹم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ جو کمپلیکسز ہیں ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں. ایک بیش بہا میسیجز اینڈ ٹویٹس اینڈ واٹ ناٹ, لوگوں کے اوپینینز آ رہے ہیں. آنا شروع ہو گئے. اچھا, کسی کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر 10% کو آتی ہے انگریزی اور باقی 90 کو نہیں آتی, تو ان کو بھی انکریج تو کرنا چاہیے. کہ ہماری کانورسیشن واز ناٹ اباؤٹ ڈسکریجنگ لوگ نہ سیکھیں اردو یا پھر انگریزی کو زیادہ ترجیح دیں, مطلب اس قسم کی نہیں تھی. وی جسٹ وانٹڈ کہ آپ جو بھی بولیں ایک تو کلیئرٹی کے ساتھ بولیں اور پراؤڈ فیل کریں.
अगर आपको अंग्रेजी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें encourage करना चाहिए, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें 90% of the population who is not fluent in अंग्रेजी उसको encourage करना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहातें हैं। अभी हमारा हायर एजुकेशन का जितना निज़ाम है वो अंग्रेजी में चल रहा है। हमारे पास क्या MBBS की किताबें हैं उर्दू में मौजूद? क्या हम उसे राइट अवे ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं? हमारे पास क्या लॉ की किताबें हैं? हमारे पास क्या इंजीनियरिंग की किताबें हैं? हमारे पास क्या आर्किटेक्चर की किताबें हैं? हमारे पास तो किताबें ही नहीं है अपनी जुबान में मौजूद। ये है कि बस मजाक ना उड़ाएं, अगर किसी को नहीं आता, लेकिन आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि जिस जबान पे अबूर हासिल कर सकते हैं वो जरूर करें। And that does start with your own language. हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सबको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती तो उसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए, उसको अपने लिए शर्मिंदगी का बायस ना समझें। एट द सेम टाइम ये भी हम बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये कहा गया है कि लेटर एंड स्पिरिट उर्दू ज़बान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा जवाद साहब का जो बेंच था उसने डिसाइड किया था, हुकूमत को ये कहा था कि आप 4 महीने के अंदर उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये बातें होती रही हैं, ये बाय लॉ भी कहा गया है, लेकिन ऑब्वियसली जब होगा तब होगा। वी नीड टू मूव ऑन बिकॉज एक और खबर है जिस पे हमने बात भी करनी है, टाइम बड़ा कम रह गया है। फैसलाबाद में नाके पर ना रुकने पर एक और शख्स पुलिस के हाथों कत्ल हो गया। जायजा लेना पड़ेगा कि ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि फैसलाबाद के इलाके में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने एक गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते रुकते एक एहलकार से टकरा गई। जब पुलिस ने बंदूकें तानी तो ड्राइवर ऑब्वियसली वकास अहमद ने कार भगा दी। खौफजदा हो गया होगा। पुलिस जवानों ने पीछा किया, कार का रोकी और वकास को उतार कर मार ही डाला, उसको कत्ल ही कर दिया। मैं साथ साथ ये तस्वीरें भी देख रही हूँ। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब इतनी दहशत आप क्रिएट कर दें कि बंदा भागने को आ जाए उस पर, जब वो भागे तो उसको मार दो। पूछताछ किसी ने नहीं की कि हुआ क्या एक्चुअली। मुतालबा जनाब इंसाफ चाहिए। इन्हें हेता बेटा मारता गया और उन्होंने जनाब सिलेंडर के तहत गड्डी खड़ी करके फिर मारता इन्होंने। और सारा केस केड़ा दहशतगर्दी अदालत से लाया जाए। उन्होंने इशारा दिया, उसके बाद उसने गाड़ी में आगे जाकर खड़ी कर दी, निकल आया, बाकी गाड़ी में रहे, उन्होंने गोली मार दी। ये समझ नहीं आ रही कि उनको हालांकि कसूर के हाथ था जी। एक बच्चा गया, जवान बच्चा, और आप सुनकर हैरान हो गए, छोटे से बच्चे, और तबाही हो गई हमारी कौम। हाई लेवल कमेटी SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सरपरस्ती बना दी गई है। अब ये चारों एहलकार गिरफ्तार हैं। पुलिस हुक्काम का वादा है कि इंसाफ होकर रहेगा। वर्षा कहते हैं पुलिस पर एतबार नहीं है, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। ये एक अकलौता वाक़या होता तो मान भी लिया जाता कि इंसाफ होगा। हम मॉडल टाउन का वाक़या देख चुके, नकीबुल्लाह का वाक़या हमने देखा, सानहा साहिवाल हम नहीं भूले, उसामा सत्ती का कत्ल हो गया, अब वकास अहमद भी मारा गया है। ये वो केसेस हैं जो मीडिया पर काफ़ी उभर कर सामने भी आए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। जुल्म का रास्ता रोकना है तो किसी को मिसाल बनाना होगा। हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश है, आपको शर्म और तरस नहीं आता? ये जो बूढ़े माँ बाप आपने इनके देखे और इनकी हालत ज़ार आप देखें कि ये किस जिंदगी की स्टेज पर और किन हालात में और इनके बुढ़ापे के सहारे मार दिए। हाँ, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली ये है कि उनका अपना गुस्सा और अपनी लैक ऑफ ट्रेनिंग इतनी है कि वो भागा मार दो, और अपनी अना ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव द पावर। तो जब मैंने किसी को रोका और वो नहीं रुका तो मैं फिर उसको मार दूंगा, ये माइंडसेट है। और इतने वाकयात जो आपने गिनवाए और इनसे कई ज्यादा हैं एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली उनमें यही होता है। तो किधर गई वो पुलिस ट्रेनिंग? फैसलाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमाद अहमद, उनसे बात कर लेते हैं। हमाद, पहले तो बता दें कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे एक आम आदमी इस तरह पुलिस की गोलियों से छन्नी हो गया? जी, ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि बुध की रात तकरीबन 10 बजे समुंदरी का रहायशी वकास अहमद अपने गांव जा रहा था कि डिस्कोट के करीब पेट्रोलिंग पुलिस के नाका पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई है। गाड़ी ना रोकने पर पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों की जानब से इनका ताक़ब किया है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ताक़ब करके उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका है। और वकास अहमद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एहलकारों ने इसको गाड़ी से बाहर निकाला है और इसको गोली मार दी और ये इससे हलाक हुआ। इसके साथ दीगर 3 अफराद भी मौजूद थे गाड़ी में, लेकिन वो महफूज रहे, वो वहाँ से भाग निकले थे। इतनी अफसोस की बात है। ये वो चीज़ें दैट कैन एक्चुअली हैपन टू एनीबडी।
آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں حماد کہ اب obviously پولیس نے اپنا ایکشن لے لیا ہے, گرفتاریاں ہو گئی ہیں, تو گرفتار ہونے والے اہلکاروں کا موقف کیا ہے؟ کچھ انہوں نے بولا, ویسے کیا ایکسپلین انہوں نے کیا ہوگا کہ ہم نے کیوں کیا؟ جی, گرفتار ہونے والے پولیس اہلکاروں کی جانب سے ابتدائی طور پر جو یہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے گاڑی روکی ہے, گاڑی نہ رکنے پر انہوں نے مشکوک جانا ہے اور ان کا تعاقب کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان لوگوں کی جانب سے نہ تو ان پر کوئی فائرنگ ہوئی, نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا, نہ کوئی مزاحمت تھی. پھر انہوں نے گولی کیوں ماری, جبکہ وہ جو رپورٹ کے مطابق انہوں نے ان کو پکڑ بھی لیا تھا, تو گولی مارنے کی وجہ کیا بنی اس کا جواب نہیں دیا گیا. اچھا حماد, پولیس حکام کے بڑے وعدے ہیں کہ اس کیس میں بہت جلد انصاف ہوگا, اس لیے بڑا ضروری ہے کہ متاثرہ خاندان پر کوئی دباؤ نہ ہو, انہیں مکمل تحفظ دیا جائے. تو کیا اس بات کا بندوبست کیا گیا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی راضی نامہ نہ لے کے بیٹھ جائیں سارے لوگ؟ جی, واقعے کے بعد جو احتجاج ہوا ہے تو پولیس کی جانب سے یہ ہے کہ زیادہ لہت و لال کا کام نہیں لیا گیا. انہوں نے اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں 4 اہلکاروں کو ذمہ دار بھی ابتدائی انکوائری میں قرار دیا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا. اور ان میں مزید تحقیقات کے لیے اب جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی ہے. تو اس سلسلے میں جو ابھی تک ورثہ ہیں وہ پولیس کے پیش رفت سے جو ہے کسی حد تک مطمئن بھی ہیں. جی, بہت شکریہ آپ کا حماد. کیا کہا جا سکتا ہے بس اس طرح کے واقعات پر, اور یہ بھی کیا کہیں کہ پہلا واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم اس طرح سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں, خدا کرے کہ آگے نہ ہوں, لیکن جب تک کسی کو مثال نہیں بنائیں گے یہ واقعات نہیں روکیں گے. اچھا جی, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ابھی آپ کو بتانا یہ ہے کہ خواجہ آصف کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر آج احتساب عدالت لاہور پہنچایا جائے گا. نیب کی جانب سے مزید ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی اور اس پر سماعت ابھی جاری ہے. اس موقع پر نون لیگ کے کارکن بھی موجود تھے اور رانا ثناء اللہ بھی وہاں پہنچے. اور ہم کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نہیں, دکھائیں ہم رانا ثناء اللہ کی انٹری پہ ذرا حیران ہو گئے, ہم چونک گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہوتی ہے انٹری, مطلب ایویں چھوٹے موٹے ماسک ہم نہیں پہنتے. ہم جو ماسک پہنتے ہیں نا وہ پھر نیشنل ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو. ہم نے اسٹل کر دیا ہے, کر لیتے تو وہ والا پارٹ ہم نے دکھایا نہیں ہے, یقیناً ہوا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی پہنے, واٹ ایور ڈیزائن یو لائک, لیکن ماسک پہننا بہت ضروری ہے. obviously that is going a bit wild about it. اور بھی ہم نے کچھ پوری ایک سیریز بنائی ہوئی ہے جس میں ہم آپ کو ماسک دکھا رہے ہیں. کنیکشن آپ جوڑ گئے ہوں گے نا, مسلم لیگ نون کا نشان ہے شیر, اور پھر شیر کا آدھا منہ. نہیں, شیر کے منہ پہ شیر ہے نا, یہ وہ دکھانے کی خود سوچے ہوں گے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہم اور ویرائٹی آف ماسک بھی دکھا دیں, لیکن رانا ثناء اللہ کا ماسک جو ہے نمبر 1 پوزیشن پہ اب تک آیا جتنے ہم نے ماسک دیکھے. مریم نواز کے ماسک پہ لکھا ہوا ہے ووٹ کو عزت دو, تو یہ تو میرا خیال ہے یہ وہ گرین والا ماسک ہے جس میں شاید انہوں نے خود ہی لکھ دیا ہو. یہاں یہ انہوں نے سرائکی ایک وہ اجرک ٹائپ ماسک پہنا ہوا ہے, اور لیکن اچھا, اور لیکن اجرک کے ماہر تو آف کورس بلاول ہیں کیونکہ ان کے جو ماسک ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی. لیکن جناب ونر تو رانا ثناء اللہ کا ماسک ہے. میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کا ماسک آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. ایک نوسٹالجیا بھی ہوا, بچپن میں ایک فینسی ڈریس جو میں شیر بنا تھا تو مجھے بھی اس طرح کا کچھ امی نے سی کے دیا تھا, اس میں خود پینٹ کیا تھا. میرے پورے منہ پہ تھا وہ, لیکن زبردست. اچھا جی, ماسک پہننا ہے, یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ویکینڈ آ گیا, جہاں بھی جائیں پلیز ماسک ضرور پہنیں, احتیاط کریں. سی یو منڈے.